नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर तोशी शर्मा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम प्रश्न की, जो कि है कि हमें ब्लड थिनर मेडिकेशंस कितने समय तक लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लड थिनर जैसे कि एस्पिरिन, प्लाविक्स, एलिक्विस, ज़राल्टो, कूमोडिन, वॉरफरिन ऐसी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करी गई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब ये जानना ज़रूरी है कि एक पर्सन के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता, यानी कि ये डिपेंड करता है पेशेंट पर और डायग्नोसिस या सिचुएशन पर कि ड्यूरेशन कैसी होनी चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ कॉमन सिनेरियोज की और देखते हैं कि उनमें ब्लड थिनर कितने समय तक लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्टेंट की। अगर आपको स्टेंट डाला गया है तो इस पर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में स्टेंट डाला गया। अगर आपको हार्ट अटैक आया था तो हम रेकमेंड करते हैं 2 ब्लड थिनर मेडिकेशन, जिसमें से एक होती है एस्पिरिन और दूसरी कोई भी हो सकती है, जैसे कि प्लाविक्स, ब्रिलिंटा, प्रासुग्रेल। 2 ब्लड थिनर मेडिकेशंस, 2 एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस कम से कम 1 साल के लिए, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग एस्पिरिन थेरेपी। अगर आपको स्टेंट डला है तो आपको लाइफ लॉन्ग एस्पिरिन लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसे बंद कर देंगे तो आपका स्टेंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आपको स्टेंट डला है दूसरी कंडीशन में, जिसमें आपको हार्ट अटैक नहीं आया था, आपको चेस्ट पेन हो रहा था और डॉक्टर ने आपकी एंजियोग्राफी करी, ब्लॉकेज मिला, स्टेंट डाला, तो इसमें हम 2 ब्लड थिनर मेडिकेशंस केवल 6 महीने तक रेकमेंड करते हैं, और उसके बाद आप केवल एक ब्लड थिनर मेडिकेशन, जो कि होती है एस्पिरिन, लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम 2 मेडिकेशंस इनिशियली इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो बॉडी होती है वो स्टेंट के अंदर अपनी एक लाइनिंग बना लेती है, एक तरीके से स्टेंट को अपना लेती है। जब तक ये बॉडी ऐसा नहीं करती तब तक बॉडी स्टेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, उसके अंदर एक ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करती है, क्लॉट बनाने की कोशिश करती है। तो उस क्लॉट बनाने के प्रोसेस को हम रोकते हैं 2 ब्लड थिनर मेडिकेशन से। और फिर जब बॉडी एक लेयर बना लेती है क्लॉट के अंदर, इसे हम कहते हैं एंडोथेलियलाइजेशन, उसके बाद हम केवल एक ब्लड थिनर मेडिकेशन पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टेंट डला है तो आप ये याद रखिए कि आपको जो एक एस्पिरिन है 80 मिलीग्राम्स लाइफ लॉन्ग लेनी है। किसी भी सिचुएशन में आप उसे न बंद करें अपने डॉक्टर से पूछे बिना। दूसरा फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की। जो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है वो होता है एक इलेक्ट्रिसिटी इशू, जिसमें आपके जो हार्ट के अपर चेम्बर्स होते हैं वो फिब्रिलेट करते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से बीट करते हैं। वो इतनी तेज़ी से बीट करते हैं कि वो इफ़ेक्टिव पंपिंग फंक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे काइंड ऑफ थम्स आ जाता है और क्लॉट बनने का चांस रहता है। अगर ये क्लॉट आपके सर में ब्रेन की सर्कुलेशन में चला गया तो उससे स्ट्रोक हो सकता है। इस वजह से हम एट्रियल फिब्रिलेशन में रेकमेंड करते हैं कि आप एक ब्लड थिनर जैसे कि कूमोडिन या फिर ज़राल्टो या फिर एलिक्विस लाइफ लॉन्ग लें। अब कुछ लोग कहते हैं हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ था, अब बंद हो गया, तो फिर हमें लेने की क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन एक बार हुआ तो आपको दोबारा होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें लोग कहते हैं अगर हमें दोबारा एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ तो हम फिर से ब्लड थिनर ले लेंगे, बीच में क्यों लें। तो फ्रेंड्स, इसमें यह प्रॉब्लम है कि कई बार एट्रियल फिब्रिलेशन को फील नहीं कर सकते। कई पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन में चले गए थे, जब तक कि उन्हें स्ट्रोक नहीं हो जाता। तो कई बार जब स्ट्रोक से पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तब हमें पता लगता है उसका ईकेजी से या टेलीमेट्री से कि उनको एक्चुअली एट्रियल फिब्रिलेशन चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से हार्ट में क्लॉट बन गया था। तो फ्रेंड्स, इसलिए अगर आपको कभी भी एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है तो मोस्ट केसेस में हम रेकमेंड करते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग एंटीकोagulation लें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की। अगर आपके पैरों में या लंग्स में क्लॉट हो, जिसे हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फ्रेंड्स, इस पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोवोक्ड हुआ था या अनप्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड माने हमें पता है कि क्लॉट क्यों बना था, जैसे कि अगर आपकी कोई 10-12 घंटे की फ्लाइट रही हो, ड्राइव रही हो, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो जिसमें आप बेड रेस्ट पे थे, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया था
और हमें लगता है कि उसके कारणवश आपको क्लॉट हुआ, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप ब्लड थिनर केवल 6 महीने तक लें, क्योंकि वो सिचुएशन हमें पता है क्यों हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको अनप्रोवोक्ड हुआ हो, यानी कि आपको लंग्स में या पैरों में क्लॉट बना और हमें नहीं पता क्यों बना था, कोई आपकी सर्जरी भी नहीं हुई, आपका कोई लॉन्ग ट्रैवल भी नहीं था, तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है, कई जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं और हम उनको डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिक कॉज हैं। इस वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर्स लें। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रोक की। अगर आपको स्ट्रोक हुआ है या TIA, ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक, तो फ्रेंड्स हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आपको लाइफ लॉन्ग एस्पिरिन तो लेनी ही पड़ेगी दोबारा स्ट्रोक को बचाने के लिए। लेकिन मोस्ट कंडीशंस में हम एक डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, एकदम स्टेंट के जैसे कि प्लावेक्स या ब्रिलिंटा, रेकमेंड करते हैं 3 से 6 महीने तक। क्योंकि जो स्ट्रोक का रिस्क होता है, दूसरे स्ट्रोक का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। तो हम 2 ब्लड थिनर लेते हैं 3 से 6 महीने के लिए और उसके बाद चेंज कर देते हैं केवल 1 ब्लड थिनर पर। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी, अगर आपको स्ट्रोक हुआ है और एट्रियल फिब्रिलेशन पाया जाता है आपके EKG पर या मॉनिटरिंग पर, तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 5वां हम बात करते हैं मैकेनिकल एओर्टिक वाल्व की या मैकेनिकल माइट्रल वाल्व की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मैकेनिकल वाल्व डला है आपके अंदर, तो आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर लेना पड़ेगा और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। क्योंकि जो एक मेटल होता है उस पर कंटिन्यूअसली क्लॉट बनने का रिस्क रहता है और वो जो क्लॉट है कभी भी स्ट्रोक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी ब्लड थिनर न बंद करें अगर आपको मैकेनिकल वाल्व डला है तो। फ्रेंड्स, मैं 2 चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। नंबर 1, जो हमने सिचुएशंस डिस्कस करी, ये एक कुकी कटर पैटर्न नहीं होता। अगर आपकी हर पेशेंट अलग होता है, डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। हर पेशेंट का ब्लीडिंग रिस्क और क्लॉटिंग रिस्क को बैलेंस करना होता है। इसलिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर आपके लिए स्पेसिफिकली ड्यूरेशन को डिटरमाइन करेंगे आपके स्पेसिफिक केस के अनुसार। इसलिए कभी भी खुद अपने ब्लड थिनर मेडिकेशंस को बंद नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। और दूसरी बात कि जो ब्लड थिनर्स होते हैं, जनरली हम उनको एक जैसा मानते हैं, लेकिन एक्चुअली ब्लड थिनर्स 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एंटी प्लेटलेट, जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं उन पर काम करते हैं, और दूसरे होते हैं एंटी कोआगुलेंट, जो हमारी बॉडी के कोआगुलेशन कैस्केड होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है एक कोआगुलेशन का, उसको रोकते हैं। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के ब्लड थिनर्स होते हैं। इसीलिए आप खुद अपने ब्लड थिनर्स में स्विच न करें। ऐसा ना करें कि आपको कुमोडिन बताया है और आपने एस्पिरिन ले लिया, या आपको एस्पिरिन बताया है और आपने कुमोडिन ले लिया। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अपने डॉक्टर से डिस्कशन करें, पूरी जानकारी लें और ये देखें कि आपके लिए कौन सा रिकमेंडेड है और कौन सा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी अपनी कंडीशन के बारे में और ब्लड थिनर कितने समय तक लेने चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आपके पास मेरे लिए और भी कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Until next time, नमस्कार।